हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। बिजनेस स्टडीज का वीडियो आपके तक आया होगा। इंट्रोडक्शन का क्लास 11th का आया होगा, 12th का आया होगा, इकोनॉमिक्स का भी आया होगा, है जी। क्लास 12th इकोनॉमिक्स में आपका स्विच ओवर हो गया लास्ट 2-3 साल से। अभी आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ एक सिंपल सा वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो इकोनॉमिक्स का। सिंपल सा आपका चैप्टर के नेमिंग्स हैं, समझा देता हूं चैप्टर में क्या है। जो आपका एक पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका तो नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया का इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करो डेवलपमेंट कैसे होगा। देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर 1747 से लेकर 1757 से लेकर 1947 तक इंडिया कॉलोनाइज्ड रहा है। सर कॉलोनाइज्ड का मतलब इंडिया हॉस्टेजेस के हाथों में रहा। पहले मुगल्स ने काम किया, एक्सप्लॉइट किया इंडियन रिसोर्सेज को, देन आफ्टर ब्रिटिशर्स ने काम किया कि हमारे यहां पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए। ये इनिशियल 90s से स्टार्ट होता है। 1921 में हमारा जो पॉपुलेशन था वो कांस्टेंट ही रह रहा था, लेकिन 1921 से लेकर 2021 तक यानी कि एग्जैक्ट 100 इयर्स का अगर आप बात करो लास्ट, तो आपका इंडियन पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली राइज हुआ है। तो सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने का लॉजिक क्या है? बेटा लॉजिक है, समझो कभी भी कोई भी पॉलिसी अगर आपको बनानी है, तो अगर आपको पास्ट के फिगर्स नहीं पता है तो आप एक कंपैरेटिव सिनेरियो क्रिएट नहीं कर सकते। और अनलेस यू आर अनेबल टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर कंपेरेबल सिनेरियो, यू कांट मेक एन एफिशिएंट प्लान। मेरे को जब पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया था, कहां पर हमारे साथ मैनिपुलेशंस थे, कहां पे प्रॉब्लम्स थे, तो मैं कैसे एक बेहतरीन एग्रीकल्चर पॉलिसी बना सकता हूं। एग्रेनियन रिफॉर्म्स कहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज को। तो ये इकोनॉमी हमारी बताती है, ये जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये बताता है इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो, ब्रिटिशर्स ने कैसे काम किया। सर हमारे 5 इयर्स प्लान कैसे हुआ करते थे, ध्यान से सुनो। जब इंडिया हुआ आपका इंडिपेंडेंस 1951 में, प्रोफेसर मेहलानोबिस करके एक शख्स थे, उस शख्सियत की सुपरविजन में एक कमेटी बनाई गई जिसको हम कहते थे प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन करती थी इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग होती है किसी भी कंट्री के ब्याह पे करती है प्लानिंग कमीशन, जो ये तय करती है कि उसके रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए। ओके, 5 ईयर प्लान्स हमारे अब तक 12 आ चुके हैं। बस इतना ध्यान रखना, 1951 से स्टार्ट हुए थे, 1966 से 69 तक कोई प्लान नहीं आया। उसके बाद 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग लेते चले जाओ आराम से। जब नोट्स दूंगा उसमें सारी चीजें होंगी। एग्रीकल्चर हमारा कैसा था, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसा था, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, रोड्स कैसे थे, डैम्स, ब्रिजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हो गया था इंडिया में। सर हेल्थ सेक्टर कैसा था, और सर हमारा फॉरेक्स कैसा था। फॉरेक्स मतलब फॉरेन का ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बोले तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, आफ्टर स्टडिंग दैट फिर हम पढ़ेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का कंपैरिजन। अगर हम बात करें अपने इकोनॉमी का कंपैरिजन विद आवर नेबर्स, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, उनके साथ तो कंपैरिजन ही क्या करना। जितना उनका टोटल जीडीपी है उतना तो हमारे इंडिया के बच्चे मोबाइल डेटा यूज कर लेते हैं एक साल में, तो फिर कंपैरिजन भी होना चाहिए बराबर वालों में। वही बात होगी कि सर बाबर आजम को आप कहां कंपेयर कर रहे हो विराट कोहली के साथ। माना है कि सबसे फास्टेस्ट 3000 रन ओडीआई में कंप्लीट कर लिए, बट कभी कभी ना अंधे के हाथ भी बटेर लग जाती है। मेरे दादाजी कहा करते थे अक्सर, और वो कहते क्यों थे, एक बार ना याद है उनको कि ब्रेटली ने छक्का मार के मैच जिताया था। तो मैं बैठा हुआ था उनके पास, मैंने कहा बाबा इसने तो मैच जिता दिया। तो कहते बेटा कभी कभी ना अंधे के हाथ भी बटेर लग जाती है। तो वही बात होगी कि इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन करना। मे बी वहां पर कुछ सेक्टर्स फ्लरिशिंग हो सकते हैं, हमारे यहाँ कुछ अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं। श्रीलंका के साथ बात करो आप, तो श्रीलंका को 95% तो चाइना ने एक्वायर कर लिया है।
सर ऐसा है सच में? हाँ बेटा ऐसा ही है। आप लंका की बात छोड़ो, इंडिया में जो 4 चीजें आप यूज कर रहे हो उन 4 में से एक चीज आप चाइना का यूज कर रहे होगे, डैम श्योर। 1991 में चाइना का टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 0.25% होता था। आज वो परसेंटेज 23% पहुंच चुका है। मतलब आप समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड की बात करो जितने कंट्रीज हैं, तो अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेके चलो ना, तो पूरे वर्ल्ड में जो 4 चीजें यूज होती हैं उसमें से एक जो आर्टिकल है वो चाइना का प्रोड्यूस्ड है। उनका क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन इतना यूज है। तो ये क्या है, यही तो कंपैरिजन है जो करते हैं। फिर आप एक चीज आप सुनते आए हो, कभी पढ़ा भी होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, है ना सर? एक चीज और पढ़ी है हमने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो ये बैकग्राउंड जो आपको मिलेंगे सारे के सारे कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। छोटी सी कहानी बता देता हूं। 17 सेक्टर जो थे पब्लिक इंटरप्राइजेस हुआ करते थे, गवर्नमेंट हैंडल करती थी। देयर वर 17 सेक्टर्स अप्रोक्सीमेटली दैट वर हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। 17 सेक्टर्स प्रायर टू 1991। मैं 1991 से पहले की बात कर रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नील था। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल नील था। मीन सर इतना ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था बिजनेस करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर सरेंडर कर देता था काम करने से पहले ही। आपको बता दूं, इंडिपेंडेंस से पहले भी जब ब्रिटिशर्स थे तब एक कंपनी इंडिया में चल रही थी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कॉर्पोरेशन। टिस्को बहुत पहले से हमारे यहाँ पे वर्क कर रही है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस। सर क्यों नहीं करते थे प्राइवेट सेक्टर के काम? 2 चीजें थी। 2 चीजें क्या थी? एक तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता था बिजनेस करने के लिए, दूसरा फॉर्मेलिटीज बहुत थी। दिल्ली में करंटली एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए 47 परमिशंस चाहिए होती हैं, जिसमें 26 परमिशंस दिल्ली पुलिस देती है। मतलब एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लीगल बिजनेस है, फीजिबल है, खाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यू हैव टू सॉर्ट आउट फॉर 47 परमिशंस एंड आउट ऑफ दोस 47 26 विल बी ग्रांटेड बाय द दिल्ली पुलिस। लेकिन एक गन लेनी है ना, एक गन लेनी है, 17 अप्रूवल्स चाहिए सिर्फ। 17 approvals and you will be buying a gun along with bullets. Bottom line क्या है? स्टार्टअप तो अच्छा है लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहां है? एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए 47 अप्रूवल्स और एक गन खरीदने के लिए 17 अप्रूवल। सर ये तो बिल्कुल ही इनवैलिड है। हाँ भाई, हम उस कंट्री के सिटीजन है, कहना तो नहीं चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हम उस कंट्री में रहते हैं, एजुकेशनल आइटम्स पे जीएसटी है 18%, एक मूवी टिकट पे जीएसटी देते हैं हम 12%। सर इसका मतलब तो यही हुआ, रातें देखे जाके थिएटर में? बेटा कैसे देखोगे, लॉकडाउन है। बट बात ना सिर्फ फ्रेमवर्क की है कि कैसे चीजों को डिजाइन किया है। कमिंग बैक, तो फॉर्मेलिटी सर उस टाइम पे बहुत होती थी और इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो प्राइवेट सेक्टर कहता था भैया हमें नहीं करना, हम तो अपनी रोजी रोटी में सुकून में है। गवर्नमेंट ने सोचा ऐसे तो हम पे बहुत बर्डन आ जाएगा, गवर्नमेंट सेट की ऐसे तो मेरे ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 3 टियर स्टेप लिए। उस 3 टियर स्टेप को ही कहते थे एलपीजी टूल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और वो एलपीजी था क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं था ये भारत गैस और इंडियन वाला। ये एलपीजी बोलता था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है बिजनेस करना लिबरल कर दिया गया था। लिबरल बोले तो सर लॉज हटा लिए गए थे, अननेसेसरी कंप्लायंसेस हटा लिए थे। आप एक बिजनेस करते हो, आपको दूसरा बिजनेस करना है तो आपको कोई नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर बिजनेस सेम कैरेक्टर का है, सेम नेचर का है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं था कि कम से कम इतना पैसा लेके आओ तभी बिजनेस कर सकते हो। दूसरा काम आया प्राइवेटाइजेशन। जो 17 सेक्टर्स गवर्नमेंट अपने अंडर टेक किए हुए थी, इसने उनको ना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता? जो उनकी ओनरशिप थी 51% और एबव,
वो ओनरशिप उन्होंने अपनी डाइल्यूट कर दी। सर केमिस्ट्री डाइल्यूट मिला के नहीं बेटा, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कि वो जो 51% शेयर होल्डिंग थी वो किसको दे दी, वो दे दी प्राइवेट सेक्टर को। एंड लास्ट वन वाज ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी थी क्लोज्ड इकोनॉमी, हम किसी के साथ काम नहीं करते थे सिवाय गोरों को छोड़ के। क्यों? अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज हमारे यहाँ से सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या करते थे, ले जाते थे लंदन, और लंदन से वही नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लेके जाते थे इनपुट, रॉ इनपुट, और वहां से आउटपुट बना के लेके आते थे। मतलब हमारे ही खेत का गेहूं लेके जाते थे, आटा फिर हम ही को लाके बेचते थे। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बेटा इंडिया का 51% से ज्यादा एक्सपोर्ट तो ब्रिटेन ही चला जाता था। तो फिर तुम दूसरे देशों के साथ करते भी क्या? मतलब 100 में से 51 रुपए तो आपके एक इंसान ने छीन लिए, अब जो बचे आपके 49 रुपए, उसमें आपको पूरी फैमिली देखनी, तो आप कैसे देखोगे? इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑल्दो एक्सपोर्ट्स वर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बट व्हाट वाज द रीजंस दैट इंडिया डजंट डेवलप एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम? तो सर इंडिया तो डेवलप तब होती जब वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पैसा क्या करते, इंडिया के डेवलपमेंट पे लगाते। ये सारे फैक्ट और फिगर्स आपको पढ़ाते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर। ऐसे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे तो बताएंगे कि डैम्स नहीं थे, रोड्स ब्रिजेस नहीं थे, हमारे यहाँ रेनफॉल नहीं होता था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट कैसे है, पॉवर्टी कैसी थी, गरीबी समझते हो? पॉवर्टी का मतलब होता है कंडीशन अराइजेस व्हेन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री आर नॉट इवन मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। और आपको पता है बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। पूरी जिंदगी डिजिटलाइज हो गई, लेकिन कभी रोटी, कपड़ा और मकान डिजिटल फॉर्म में नहीं होएगा, ये डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर खाना मेरे को भूख लगी है ना, तो ये मोबाइल से खाना नहीं खा सकता मैं, पैसे तो उसके लिए भी चाहिए होंगे। सॉरी। पॉवर्टी कैसे थी? जिस कंट्री में डेथ रेट या बर्थ रेट ज्यादा हो, समझ लो वहां पे गरीबी है। आज भी हमारे यहाँ स्टारवेशन इंडेक्स की बात करो तो इंडिया का नाम बड़ा अच्छी जगह पर नहीं है। ग्लोबली बात करोगे हमारे यहाँ अभी भी भूखमरी से काफी लोग मर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहां तक हो कभी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो खाना वेस्ट समझ के वेस्ट कर रहे हो किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास खाना ही नहीं, उनको सुबह मिल गया तो नहीं पता है कि शाम को मिलेगा, अगली सुबह मिलेगा, अगली सुबह भी नहीं मिलेगा। तो ये सिनेरियोज इंडिया ने विटनेस किए हैं। 1965 जो कारगिल का वॉर है उसके पीछे भी यही एक हिडन स्टोरी है कि यूएसए ने मना कर दिया था कि अगर आपने वॉर नहीं रोका पाकिस्तान के साथ तो हम आपको फूड ग्रेन्स का सप्लाई बंद कर देंगे, वी विल सीज द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू यू। और इंडिया उस टाइम इतना कैपेबल नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में कि वो इतना गेहूं उगा पाता कि पूरी कंट्री को फीड करा सकता। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सचर बता देगा पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी में कैसे चलता रहा। आप फिर डेवलपमेंट कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, दिमाग में ये कतई मत रखना कि सिर्फ थ्योरी लिखने के नंबर है। बेटा वहां पे आपको फिगर्स भी चाहिए, फैक्ट्स भी चाहिए। सपोज अगर वो आपसे पूछता है व्हाट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ड्यूरिंग 1950s 71.7% of the total resources of India was employed in agriculture, but the contribution being produced by those resources were only 50 to 51%। मतलब 72 रुपए जिस चीज में लगा रहे हो उससे निकल के 50 से 51 रुपए आ रहे हैं। तो ये फैक्ट और फिगर्स जब आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, कहानी के मार्क्स नहीं मिलते। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आपका आता है दूसरा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो बहन होता था, भाई बहन थे माइक्रो मैक्रो 12th में पहले, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेट्स था 11th में। लेकिन अभी मैक्रो माइक्रो को पहुंचाया उन्होंने कहां पे, 11th में, मैक्रो के यहाँ। मैक्रो का सिंपल सा मीनिंग है, मैंने 11th क्लास में जब इको का इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने बताया था, मैक्रो मींस एट वास्ट लेवल, एट वाइडर लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जब एक इकोनॉमी एज ए होल पे की जाती है, एक टी शर्ट का डिमांड, एक इंसान के द्वारा टी शर्ट का डिमांड, या फिर एक पूरे कंट्री के द्वारा टी शर्ट का डिमांड,
जब आप बात करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यहां पर अगर चैप्टर क्लासिफिकेशन करें तो पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है, उसके बाद है आपका दूसरा टर्मिनोलॉजी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन, स्टॉक का डेफिनेशन, फ्लो का डेफिनेशन, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स। किसी भी कंट्री में कई सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। सेक्टर इंटरसेक्टोरल फ्लो के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैं सुबह उठता हूं तो दूध का पैकेट लेने जाता हूं, क्यों, मुझे चाय चाहिए होती है सुबह, मेरी आंखें नहीं खुलती बिना चाय के। तो जब मैं दूध का पैकेट लेने जाता हूं तो मेरी जेब से तो खर्चा हो गया ना 29 रुपए का, मैं अमूल ले आया, लेकिन मेरा 29 रुपए उस प्रोविजन स्टोर वाले का क्या है, इनकम है। मेरा खर्चा किसी की इनकम है, वो भी तो किसी से लेके आता होगा, वो उसकी इनकम है, वो उसका खर्चा है। फिर वो जिससे लाता है वो भी कहीं से लाता होगा। अमूल की तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सीधा किसानों से दूध खरीदती है और उनको पैसे सीधे दे देती है। तो सर्कुलर फ्लो आपको बताता है कि डिपेंडेंस ऑफ सेक्टर ओवर ईच अदर, कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देन आफ्टर कुछ चैप्टर आपके मनी एंड बैंकिंग के हैं। उसके बाद फिर आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ोगे, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे, उसमें इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कैसे होता है। एक तो हमारे देश का सबसे आयरॉनिकल एजुकेशन सिस्टम का जो पार्ट मुझे ये लगता है वो है कि हम वो चीजें क्यों पढ़ाते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। जबकि प्रैक्टिकली बात करो तो गूगल पे कर लेना, क्योंकि वैसे भी आजकल हर कोई गूगल ही करता है। प्रैक्टिकली बात करो, वर्ल्ड का कोई ऐसा इकोनॉमी नहीं जो इक्विलिब्रियम में रहता हो। क्या प्रोड्यूसर को सपना हो रहा है कि आपको 20 पीसेस चाहिए किसी चीज के, या इकोनॉमी को सपना हो रहा है कि प्रोड्यूसर 100 चीजें प्रोड्यूस करेगा, हम 100 ही चीजें डिमांड करेंगे। कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा? या तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, या सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी। वही कॉन्सेप्ट तो आता है, जब डिमांड होती है ज्यादा सप्लाई कम होती है तो मार्केट में होता है इन्फ्लेशन, जिसको हम कहते हैं महंगाई। और जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड कम होती है तो हम कहते हैं मंदी, जिसको कहते हैं डिफ्लेशन। मनी एंड बैंकिंग जब पढ़ोगे तो मनी का डेफिनेशन, मनी के टाइप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन। जब बैंकिंग पढ़ोगे तो बैंक पढ़ोगे, बैंकिंग के फंक्शन पढ़ोगे, फिर सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ोगे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ोगे। कुछ चैप्टर आपके एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड आएगा, एक चैप्टर आएगा एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, एक आएगा एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड। वहां पर आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। एक इकोनॉमी में जब एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसी लेवल से उस कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है। वहां पर आप दो अप्रोच पढ़ते हो, एक कंजम्पशन अप्रोच पढ़ोगे, एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ोगे। सेविंग्स इक्वल टू कंजम्पशन और बाई इक्वल टू सी प्लस आई। बाई डिनोट्स द इनकम, सी मींस कंजम्पशन, आई मींस इन्वेस्टमेंट, बाई इक्वल टू सी प्लस आई। अब ध्यान से सुनो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है प्रोड्यूसिंग सेक्टर का। सर प्रोड्यूसिंग सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्यों है? ध्यान से सुनो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर कुछ भी कंज्यूम नहीं करता, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिर वही फिनिश प्रोडक्ट क्या करता है, आगे चल के लोगों को सेल आउट करते हैं। यहां से आप थोड़ा सा आगे चलोगे, फिर आपका एक चैप्टर आएगा बजट, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो द स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ एन गवर्नमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फिर उसमें आप पढ़ोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, जिसमें आप पढ़ोगे प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। इनका कैलकुलेशन भी है, वो मैं करवाऊंगा। जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला बताया उसमें मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में जाके आपका चैप्टर आएगा फॉरेक्स से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। वहां पर है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस कैसे निकालते हो, सम टोटल कैसे करते हो। अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो वो होता है सरप्लस, और नेगेटिव फिगर आती है तो वो होती है डेफिसिट। क्या आरबीआई के बैंक बैलेंसेस से बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्टेड होता है? क्या प्राइमरी डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट का असर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ता है? ये पूरा चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़िए तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब ध्यान से सुनो,
एक उत्तर प्रदेश की बात हो रही या दिल्ली की बात हो रही या मध्य प्रदेश की बात हो रही, नहीं सर, ये पूरे इंडिया की बात हो रही। इसीलिए तो सर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरे नेशन एज ए होल की बात करी। नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम क्या सिर्फ दिल्ली के लोगों की निकालोगे या मुंबई के लोगों की निकालोगे? नहीं, हमको तो सर सभी की निकालनी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमी एज ए होल का स्टडी करने वाले हो। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ क्लास 12th वालों का। मिलते हैं अगली क्लास में, शुरुआत करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। साइकिल में चैप्टर्स चलते रहेंगे आपके। मे भी हो सकता है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके साथ नेशनल इनकम के चैप्टर्स में लाइव रहूंगा। और सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि मैं आपको डायग्राम्स यहाँ पे एग्जाम बोर्ड पे समझाऊंगा और नोट्स में मैं सारे आपके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं। ये मेरे साथ आप लाइव करोगे। लाइव के साथ साथ ये सारे चैप्टर्स आपको एप्लीकेशन पे भी रिकॉर्डेड मिलेंगे। वंस यू गॉट सब्सक्राइब टू द क्लारा क्लासेस एप्लीकेशन, यू विल गेट एक्सेस टू दैट। और एक बार आपको एक्सेस मिल जाएगा तो आप फिर वहां पर जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें एग्जांपल्स वगैरह। और हाँ, मेरी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री हैंड है। आइदर गो फॉर वीके ओरी, आइदर गो फॉर संदीप गर्ग, आइदर गो फॉर टीएस ग्रेवाल, आइदर गो फॉर डीके गोयल। Whatever publication your school is sorting you, you may go ahead। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है एज ए टीचर कि नहीं बेटा आपको टीएस ग्रेवाल यूज करना है, आपको डीके गोयल, शैली गोयल ही पढ़ना है। आपको जो बुक मर्जी में आता है वो बुक पढ़ो। मैं बुक से वैसे भी नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन मैं अपने आप ही लगाऊंगा यहाँ पे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन सारे मैं खुद करवाता हूँ, एक एक स्टेप करवाता हूँ, बताता हूँ आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे लूप होल लगता है, कहीं पे कुछ भी मिसिंग लगता है, योर फीडबैक इज मोस्ट वेलकम। स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर बच्चे बताते हैं कि सर कुछ फॉल्ट है या कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। मैं भी कोशिश करके उनको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर के साथ, जिसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मिलते हैं, कुछ लेटेस्ट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ। हैव ए नाइस डे बच्चा लोग।